आज हम लेक्चर नंबर 22 की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 22 लॉ ऑफ मास एक्शन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हमने शुरू किया था, टाइम हमारा ओवर हो गया था क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा था। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। लास्ट आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये लॉ किसने पेश किया था, पी वेज और गोल्डबर्ग ने 1864 में। इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ाई थी बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हमने अप्लाई किया था। ये जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने ये इक्वेशन बना ली थी। यहाँ तक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसी रिएक्शन को मैं लेके चलने लगा हूँ ऊपर से। हमारे पास अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा। तो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, यानी C की कंसंट्रेशन और उसके कोफिशिएंट को उसके पावर में ले जाएंगे, और D की कंसंट्रेशन इनकी प्रोडक्ट के और इसकी पावर को D में ले जाएंगे। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा और साथ कांस्टेंट K आएगा। K को पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट। अगर मैं इसके साथ R लगा दूं तो ये रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c हो जाएगा और D की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल d हो जाएगा। बच्चों अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं और इससे पहले वाली जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है ये वाली, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की भी मौजूद है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या एट इक्विलिब्रियम मेरे पास रेट ये वाली इक्वेशन जो आएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, और इसी तरीके से ये इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी रिवर्स रिएक्शन जिसको हम बोल रहे हैं। C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c और D की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल d हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर लिया। अब ऐसे करते हैं कि कांस्टेंट एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी वैल्यूज़ एक साइड पे ले आते हैं। तो मेरे पास KF ओवर KR ये इक्वल हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये इधर आ गया ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c, D की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल d, A की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल a और B की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल b बन जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बच्चों हम KC कहते हैं। KC क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये दो चीज़ों के दरमियान रेशो होती है। इट इज़ द रेशो बिटवीन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द रेशो बिटवीन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये उनके दरमियान रेशो को कहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसका KC क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी बच्चों किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ KC की वैल्यू, KC क्या बनेगा? C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c, D की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल d, A की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल a और B की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल b। क्योंकि KC एट इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा जाता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली एक रेशो है। तो हमें पता चला कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दो, रिएक्टेंट की नीचे लिख दो। इसका मतलब है मैं आपसे कहूँ ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास ड्राइव हो गया। इससे हमें पता चला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का कैसे लिखते हैं।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी छोटे छोटे बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ फिर जनरल फार्मूला बना दें, किसी भी रिएक्शन का Kc कैसे लिखा जाएगा। तो आप कहते हैं किसी भी रिएक्शन का Kc लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखना हो, ये बेसिकली रेशो होती है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो आप कहते हैं इसका फार्मूला ये बनेगा, प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन होगा उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दोगे और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे लिख दोगे। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट। ये हमारे पास है। जैसे मैं कोई भी पेपर में आपको रिएक्शन दे दूं, जैसे आपको होमवर्क के तौर पे आज आपको एग्जांपल नंबर 1 दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं, सेल्फ चेक नंबर 7.1 दे रहा हूं। एक सेल्फ चेक और 2 एग्जांपल आपने ट्राई करनी है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों अब हमारे पास मैं आपसे कहता हूँ इसको किसी जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिख के दिखाएं, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। तो बच्चों ये अगर मुझे रिएक्शन पेपर में दे दिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि इसका Kc लिख के दिखाएं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाएं, तो Kc आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन का Kc की वैल्यू फिक्स होती है और वो टेम्परेचर के ऊपर है। हर टेम्परेचर जब भी Kc की वैल्यू गिवन होगी तो आप देखिएगा कि आपको टेम्परेचर भी दिया जाएगा। ये बात थोड़ी सी आगे जाके आपको समझ आएगी। अब इसमें आपसे कहता हूँ Kc इसका लिखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दें, NH3 की कंसंट्रेशन पावर 2 कर दें। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर होगी, जो उसके कोफिशिएंट है उसकी पावर में चले गए, N2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी और इसी तरीके से H2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी और पावर आ जाएगा जी 3। ये हमारे पास है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इस रिएक्शन का Kc क्या बनेगा, PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 में प्लस Cl2 में। Kc क्या होगा, तो Kc फॉर दिस रिएक्शन इज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। हमें टेक्निक आती है क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन से हम सीख चुके हैं। तो PCl3 की कंसंट्रेशन और इधर आ जाएगा Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ गई, तो किसी रिएक्शन का Kc आप लिखने के काबिल बन गए। अब बच्चों इसमें इसके नीचे एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिसमें उसने लिखा है कि हमारे पास कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन इसकी क्या है, इसकी कुछ फीचर्स क्या हैं। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ Kc लिखने लगे हैं, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चंद बातें जो कि आपको याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस में काम आ सकती हैं। बच्चों एक तो पता चला कि जब भी किसी रिएक्शन का Kc जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमेशा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखा जाता है। तो किसी भी रिएक्शन का Kc कब लिखा जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि अगर वो कहता है कि Kc किसी रिएक्शन का कौन सी जगह पे लिखा जाता है, तो आप कहते हैं कि जब कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेता है उस वक्त प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो को हम Kc कहते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पहुंचा, उससे पहले प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को Kc नहीं कहते बच्चे, उसी को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट आगे जाके पढ़ेंगे, उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट पढ़ते हैं या उसे कंसंट्रेशन रेशो बोलते हैं, Kc नहीं बोलते। सेकेंड, मैं आपसे कहता हूँ ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc है, इसके अंदर जो C है ये क्या चीज़ है, C है बच्चों कंसंट्रेशन के लिए, C है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसलिए इस Kc में C जो है वो कंसंट्रेशन यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों किसी रिएक्शन का Kc, किसी भी रिएक्शन का जो Kc है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हमारे पास डिपेंड टेम्परेचर पे करेगा जी। वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जब भी कोई Kc हमें गिवन होगा, ये बात थोड़ी सी बच्चे आगे जब मैं आपको Kc की वैल्यूज़ दूंगा तो आप देखिएगा, साथ मेंशन करूंगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू है, 3000 पे ये वैल्यू है। जब भी Kc की कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी उसके साथ टेम्परेचर ज़रूर होगा, क्योंकि Kc की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, फिर बच्चों किसी वक्त आपसे कहेगा Kc की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन 1 है, जैसे मैं कहता है Kc किसी रिएक्शन का ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है। अभी आपने देखा है Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आने का मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, तो Kc जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से एट इक्विलिब्रियम पोजीशन,
एट इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो Kc ग्रेटर देन 1 है। अगर वो कहता है कि Kc किसी रिएक्शन का लेस देन 1 है, Kc किसी रिएक्शन का लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 आने का मतलब ये है कि बच्चों ऊपर प्रोडक्ट कम हो गई, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, तो इस केस में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन लेस होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा। और अगर वो कहता है कि Kc की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो अब बताओ, अब आपको पता है ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हैं। इसका मतलब है इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो रही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर हैं। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट के लिए सिंबल मैंने बनाया और R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो ये बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब इसकी यूनिट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इसकी यूनिट कैसे निकालोगी, Kc की यूनिट होती है या नहीं होती। तो बच्चों कुछ रिएक्शन में Kc की यूनिट होगी, कुछ में नहीं होगी, और रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी कर सकती है। तो आखिरी इसमें यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को देखते हैं, तब हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन खत्म होगा जी। यूनिट ऑफ Kc, मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, देयर इज नो यूनिट ऑफ Kc, there is no unit of Kc when number of moles of reactant and product are equal. There is no unit of Kc when number of moles of reactant and product are equal. For example, मैं आपसे कहता हूँ कोई एग्जांपल दें, N2 है, O2 है और NO बनता है बच्चों, इनकी फिजिकल स्टेट सबकी गैस है। मैं आपसे कहता हूँ इसमें रिएक्टेंट के मोल बताएं, आप कहते हैं रिएक्टेंट के टोटल मोल, इसके शुरू में भी 1 है, इधर भी 1 है, रिएक्टेंट के मोल आपके पास, रिएक्टेंट के जो मोल हैं वो आपके पास 2 हैं, रिएक्टेंट आपके पास 2 मोल है। प्रोडक्ट के मोल बताएं, प्रोडक्ट भी 2 है, प्रोडक्ट के मोल भी 2 हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों तो क्या उस रिएक्शन में Kc की यूनिट होगी? आप कहेंगे नहीं होगी सर। कैसे नहीं होगी, निकाल के चेक करते हैं। Kc इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इसके नीचे लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास NO की जगह क्या लिख देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाएगा N2 की जगह भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करती हैं और इनका मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन के साथ भी ब्रैकेट लगी हुई है, इसलिए इसको भी नाम देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये आपस में सारा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनकी पावर भी स्क्वायर हो जाती है, पावर ऐड हो जाती हैं, आपको पता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा, ऊपर लिखूँगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर। तो जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो नो यूनिट, Kc की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। मैंने कहा कि व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देयर इज नो यूनिट ऑफ Kc। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं तो Kc की यूनिट नहीं होती। अच्छा बच्चों, जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल चेंज होंगे उनमें Kc की यूनिट होगी। एक की मैं निकालता हूँ, एक की आप निकाल के दिखा दें। तो हमारे पास है एक और एग्जांपल, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट देयर इज यूनिट ऑफ Kc। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल डिफरेंट हैं तो Kc की यूनिट होगी। जैसे N2 है, H2 है, इक्विलिब्रियम NH3 बन जाता है बच्चों। रिएक्टेंट के मोल लिखने लगा हूँ बच्चों, 4 मोल हैं, टोटल 4 हैं। प्रोडक्ट के मोल लिखने लगा हूँ 2 हैं। इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है, इसकी Kc की यूनिट आएगी। इसका Kc पहले लिखें, Kc इज इक्वल टू NH3 की कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा, N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन पावर 3 हो जाएगा। Kc इज इक्वल टू, बच्चों अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, ब्रैकेट्स की जगह क्या लिखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाएगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर आ जाएगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, Kc की वैल्यू ऊपर आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 4 हो जाएगा।
इसकी 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो आपके पास Kc की यूनिट आ जाएगी इस रिएक्शन में, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर की जगह ऊपर जाएगा तो पर मोल स्क्वायर, डेसीमीटर पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर पावर +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने कर दिया। अब आपको एक होमवर्क के तौर पे एक चीज़ देता हूँ, या आप अभी ट्राई करें बच्चों। PCl5 है, डिकम्पोज होता है PCl3 में, Cl2 में। इसकी Kc की यूनिट निकाल के दिखाएं, इसकी Kc की यूनिट निकाल के दिखाएं। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। तो बच्चों ये तकरीबन हमारा